Hello Giant students, very good afternoon everyone. I welcome you all on this amazing platform. क्या सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है? क्या मैं प्रॉपर्ली दिखाई दे रही हूँ? फटाफट से बता दीजिए तो इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे जो कि एनिमल टिश्यूज का पार्ट 2 है. हेलो एवरीवन, जय हिंद बच्चा लोग. Am I properly audible and properly visible to everyone? ओके, बढ़िया. रिवीजन कर लिया तुम लोगों ने? कुछ कुछ बच्चे बता रहे हैं कि उनने अपना वादा निभाया था. क्या आपने अपना वादा निभाया है? क्या आपने प्रॉपर्ली रिवीजन किया है? बढ़िया, शाबाश. ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू की चर्चा कर ली थी. आज हम लोगों को बाकी दोनों टिश्यूज की बात करनी है. लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज लेक्चर. ओके, तो अगला जो हमारा टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू. इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते चलेंगे. इंपॉर्टेंट तो सारे ही टिश्यूज हैं, ठीक है. यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. कनेक्टिव टिश्यू यानी कि नाम से समझ में आ रहा है कि ये कनेक्ट करने का काम कर रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ कनेक्शन का काम नहीं करता भैया. तो सबसे पहली चीज, इसके बाकी क्या काम होते हैं ये सब हम समझते हैं. इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं यार कि कनेक्टिव टिश्यू किस प्रकार का होता है. तो आप ये डब्बा बना लेंगे, कनेक्टिव टिश्यू ऊपर आप टॉपिक डालेंगे. अब इस जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर इस प्रकार से पूरा एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है. जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से ये फ्लूइड, मान लो कोई कुछ भी हो सकता है. ये कड़क भी हो सकता है, ये सॉफ्ट भी हो सकता है, ये पानी जैसा भी हो सकता है, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे भरा हुआ है. ठीक है, इसमें मौजूद होते हैं कुछ सेल. इस प्रकार से सेल पड़े हुए हैं. ये टिश्यू की चर्चा कर रहे हैं हम, यानी कि सेल किसी एक पर्टिकुलर चीज में धंसे हुए हैं. साथ ही साथ में यहां मौजूद होते हैं कुछ फाइबर्स. इस प्रकार से ये रहे फाइबर्स. तो ये तीन चीजें कंपोनेंट्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की. अब इन तीनों की लेबलिंग जरा हम कर ले. सबसे पहली चीज है ये जो हरे रंग से बना रखी है, इसको बोला जाता है मैट्रिक्स. अब बेटा कनेक्टिव टिश्यूज के एग्जांपल्स अगर मैं तुम्हें बताऊं तो आपका खून भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, आपकी हड्डी भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, और आपका कार्टिलेज यानी कि जो नाक की टिप पे सॉफ्ट सा पोर्शन है ना, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है. तो तुम इन तीनों की कंसिस्टेंसी देखो, एक एकदम ही लिक्विड है, एक एकदम ही सॉलिड है, एक बीच में जेली जैसा है. यानी कि सबकी कंसिस्टेंसी अलग अलग है. क्यों अलग अलग है? क्योंकि उनका मैट्रिक्स जैसा होगा वैसा ही कनेक्टिव टिश्यू होगा. क्या बोला मैंने? अगर मैट्रिक्स फ्लूइड होगा तो कनेक्टिव टिश्यू भी फ्लूइड होगा. अगर मैट्रिक्स कठोर होगा तो कनेक्टिव टिश्यू भी कठोर होगा. सिंपल सी बात. ओके, इसके बाद में ये जो दिखा रखे हैं ये है सेल्स. ओके, सेल्स मौजूद होते हैं, टिश्यू सेल से ही बनता है. ओके, ये रेड कलर के जो मौजूद हैं ये हैं फाइबर्स. एक चीज की खून भी एक कनेक्टिव टिश्यू है. एक एक्सेप्शन है कनेक्टिव टिश्यू में कि खून के पास फाइबर्स नहीं होते. खून के पास मैट्रिक्स होते हैं, सेल्स होते हैं, लेकिन फाइबर्स नहीं होते. ये एक एक्सेप्शन है, ये हम वहां पे अलग से लिख लेंगे. ठीक है, अब फाइबर्स किस प्रकार के होते हैं? तो फाइबर्स आर ऑफ 3 टाइप्स. एक होते हैं कोलाजन फाइबर्स. कोलाजन का नाम सुना? आजकल इंस्टाग्राम पे हम इतनी सारी चीजें तो सुन लेते हैं यार, है ना. हाइलुरोनिक एसिड, रेटिनॉल, AHA, BHA, विटामिन सी, ये सब सुनते हैं. तो वो हम लोगों ने कोलाजन का, शायद हो सकता है कभी तुमने नाम सुना. कोलाजन हमारे शरीर में मिलने वाला, सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन होता है, और ये हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बना के रखता है. जब हमारी एज होती जाती है ना, तब हमारी झुर्रियां आने लग जाती हैं. वो झुर्रियां क्यों आती हैं? क्योंकि हमारी स्किन इलास्टिसिटी खो देती है, और वो जो स्किन हमारी अभी टाइट है वो कोलाजन की वजह से है. बेसिकली कोलाजन. तो इंस्टाग्राम पे ये भी बिकने लग गया कि भैया कोलाजन के पैचेस हैं जिनको ऐसे स्किन पे लगाओ तो वो एकदम स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है और आपकी स्किन वापस से दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी. तो वो सारे धांधलेबाजी है, सब धोखेबाजी है. क्यों? क्योंकि कोलाजन का साइज इतना बड़ा होता है कि वो आपकी स्किन के थ्रू एंटर ही नहीं कर सकता. तो इतने महंगे महंगे कोलाजन पैचेस, फिर सब धांधलेबाजी, कुछ नहीं है. तो एक फाइबर्स तो कोलाजन फाइबर्स होते हैं. एक होते हैं इलास्टिक फाइबर्स जो कि इलास्टिसिटी में मदद करते हैं. कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कुछ कुछ कनेक्टिव टिश्यू है जो खिंचते हैं, अभी बात करेंगे उनके बारे में. और एक होते हैं रेटिकुलेट. रेटिकुलेट का मतलब जो जाल बनाते हैं, याद है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जाल बनाया हुआ था. तो रेटिकुलेट यानी कि जो जाल बनाते हैं. तो ये 3 फाइबर्स हो गए, ये हो गया. ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यूज के फंक्शंस क्या हैं तो उनको मैं यहां लिख रही हूं. सबसे पहला फंक्शन तो जैसा कि कनेक्शन
नाम से समझ में आ रहा है। इंसुलेशन का भी ये काम करते हैं, कैसे अभी समझाऊंगी। उसके बाद में ये बाइंडिंग का भी काम करते हैं, यानी सारी चीजों को एक जगह जोड़कर रखना, सारे ऑर्गन्स। ऐसा नहीं है कि हमारा पेट तैरता तैरता कहीं जा रहा है, नहीं, वो जगह पे है, एक नियमित जगह पे है वो अपनी। बाइंडिंग का काम, इंसुलेशन का काम, प्रोटेक्शन का काम, ठीक है। और क्या बच जाता है यहाँ पे, हाँ ठीक है, कनेक्शन, इंसुलेशन, बाइंडिंग, प्रोटेक्शन, हाँ एक और ट्रांसपोर्टेशन। इतने सारे काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। एक एक करके समझेंगे तो आएगा समझ। देखते हैं सबसे पहले तो कनेक्टिव टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज। स्पेशलाइज तो अलग ही है, वो स्पेशल है, ठीक है। लूज और डेंस नाम क्यों दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 बक्से बनाती हूँ, ये लूज का बक्सा है और ये आपका डेंस का बक्सा है। ये आपको चार्ट भी बनाना है। लूज इसलिए नाम है क्योंकि इसमें जो फाइबर्स हैं वो ऐसे लूजली पैक्ड है, एक आध फाइबर ऐसे पैक्ड है। डेंस का मतलब घना, यहाँ पे ऐसे फाइबर्स मौजूद हैं, एकदम डेंसली पैक्ड फाइबर्स मौजूद हैं, इसलिए इसको डेंस बोला जाता है। फाइबर्स क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं। तो कोई चीज अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई होती है कनेक्टिव टिश्यू की सहायता से, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो उनको जोड़ने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू है 2 हड्डियों के बीच में, वो आपका अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि आप तो ऐसे 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 कैसे भी हाथ मूव कर रहे हो। अब जो हड्डियों के बीच का कनेक्टिव टिश्यू है, अगर वो जरा सा भी वीक हुआ तो वो तो फट जाएगा। लिगामेंट होता है, अगर लिगामेंट टीयर हुआ हो किसी को तुम लोगों में से, तो तुमको पता होगा कि लिगामेंट को बाद में ना ज्वाइन होने में बहुत वक्त लग जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में बहुत स्ट्रांग होता है। बहुत ज्यादा चोट लगी है तब जाकर वो रप्चर होता है। तो लूज और डेंस के बीच में ये फर्क है। लूज के 2 एग्जांपल्स, एरियल और एडिपोज, अभी पढ़ेंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में 2 प्रकार लिखे हुए हैं, इर्रेगुलर और रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब है कि जो फाइबर्स हैं वो डेंसली यानी कि घने तरीके से जमे हुए हैं, लेकिन कैसे भी जमे हुए हैं, इसका एग्जाम्पल याद करने की आवश्यकता नहीं है। हम रेगुलर की बात करेंगे। रेगुलर कुछ इस प्रकार का दिखता है हमें, ये दिख रहा है, एक जैसे सीधे सीधे फाइबर्स यहाँ पे लगे हुए हैं और बहुत घनी तरीके से लगे हुए हैं। इतने सारे फाइबर्स मौजूद होंगे तो वो जो टिश्यू होगा वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग टिश्यू होगा। तो इनके बारे में सबसे पहले चर्चा करनी शुरू करते हैं, टेंडन और लिगामेंट। तो जैसा कि मैंने बताया, 2 हड्डियों को कनेक्ट करने वाला, अब तुम में से जो भी स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगा, फुटबॉल वगैरह में, कभी ना कभी हो सकता है लिगामेंट इंजरी आपको हुई हो। लिगामेंट वो होता है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से कनेक्ट करता है। याद करने का तरीका है बल्ब, ठीक है, बोन से बोन को कनेक्ट करने वाला लिगामेंट, ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग। यू का क्या मतलब है मैम, कुछ मतलब नहीं है, ट्रिक है बस ये। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हड्डी है, ये एक हड्डी है, इनके बीच में यहाँ पे जो हमें नजर आ रहा है ये है आपका लिगामेंट। अब यहाँ अगर बात करें तो ये एक मसल है जो रेड कलर की नजर आ रही है, और ये एक हड्डी है। मसल को हड्डी से कनेक्ट करने वाला ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये है टेंडन, यानी कि ये कनेक्टिव है। टेंडन और लिगामेंट दोनों कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, नाम अनुसार कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इन दोनों ही कनेक्टिव टिश्यूज में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला जो फाइबर है वो होता है कोलाजन फाइबर, जो इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कटने फटने नहीं चाहिए नॉर्मल मूवमेंट से। हम तो कहीं भी कैसे भी भाग रहे हैं, नाच रहे हैं, है ना, तो ये खराब नहीं होने चाहिए बीच में। ओके, तो अब आप क्या करेंगे कि ये जो हम लोगों ने मैप बनाया है ना, इसमें ही आप लिखेंगे टेंडन, मसल टू बोन, और लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन कनेक्ट करता है। याद करने का तरीका है हमारा बल्ब, ठीक है। और हाँ, कोलाजन फाइबर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कोलाजन। ओके, ये हमारा हो गया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की चर्चा कर ली। लिगामेंट इंजरी मुझे भी हुई थी जब मैं कॉलेज में थी। तब वो होता है ना कि एकदम मुझे अगर कोई परेशान करता था मैं मार देती थी,
जोरदार तगड़ा मैं मार देती थी। तो लोग ना थोड़े से ऐसे थे कि ये इसको इससे पंगा नहीं लगना है, ये मार वार देगी, गुंडी बन के घूमती है कॉलेज में। ऐसा ही मेरा सीन था थोड़ा। अब क्या हुआ कि एनुअल फंक्शन होते हैं ना, तो एनुअल फंक्शन हमारा 1 महीने तक चलता था, यानी कि डेली कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते थे, क्योंकि पेशेंट्स देखते थे हम लोग। ओपीडी चलती थी 3-4 बजे तक, तो 3-4 बजे के बाद 4 से 8 का ही वही वक्त रहता था जब हम लोग पेशेंट से थोड़े फ्री हो जाते थे। तो उस वक्त पे गेम्स वगैरह चलते थे। तो तब एक गेम हुआ था, रस्सी खींच का कंपटीशन, टग ऑफ वॉर हुआ। अब वहां पे लड़कियों का जब टग ऑफ वॉर हुआ तो सब लोगों ने आगे खड़ा करवा दिया मुझे कि सौम्या को आगे खड़ी कर दो, वो ना खींच लेगी रस्सी। अब सब ऐसा बोल दें तो अपन और अलग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ अब तो आ जाओ भैया, कौन आ रहा है, मैं तो खींच दूंगी, एक बार में रस्सी खींच दूंगी, पूरे लोग एक साथ खींच दूंगी मैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया मेरे में, क्योंकि सब बोल रहे थे। ठीक है, अब कंपटीशन जब शुरू होने वाला था, रस्सी सब लोगों ने पकड़ ली, तो मैंने होशियार बन के क्या किया कि जो एड़ी होती है ना पैर की, उससे गड्ढा बना लिया ग्राउंड में और उसमें फंसा ली मेरी एड़ी और बोला कि भैया अब ये हो गया है अंगद का पैर, अब ये नहीं हिल रहा। तो मैंने वहां अपना पैर फंसाया और फिर रस्सी खींची। रस्सी तो खिंच गई लेकिन मेरा पैर वहीं रह गया। इतनी भयानक लिगामेंट इंजरी हुई थी मेरे को उस वक्त पे कि अगले 1 महीने तक मैंने पेशेंट्स मतलब व्हील चेयर पे बैठ कर देखे थे। ऊपर से और माशाल्लाह हुआ क्या था कि मेरा जो हॉस्टल में रूम था वो 3रे फ्लोर पे था और मेरे हॉस्टल में लिफ्ट नहीं थी। इतने अमीर तो थे नहीं हम, तो लिफ्ट नहीं है, 3रे फ्लोर पे पूरा सामान रखा हुआ है, कैसे जाया जाए वहां तक। तो वो भी अलग था सिनेरियो, बहुत ही बुरी कंडीशन थी, लेकिन उसको रिपेयर होने में भी बहुत वक्त लग जाता है लिगामेंट इंजरी को, तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो टेंडन और लिगामेंट वाला ये जो सिनेरियो है ये क्लियर हुआ, कनेक्टिव टिश्यू किस प्रकार का दिखता है, यहाँ तक क्लियर है हम लोगों को चीजें? ओके, परफेक्ट, डन, नाइस। Oh, happy birthday, Soumya. May you never have any backlogs. ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चार्ट वापस दिखा दीजिए, नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। अभी उसी में हम लोगों को और भी चर्चाएं करनी है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले कनेक्टिव टिश्यू की, दैट इज ब्लड। चलिए ब्लड की बात करते हैं। ब्लड हमारा एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों स्पेशलाइज्ड है भैया? क्योंकि उसमें सबसे पहली बात तो उसमें फाइबर्स नहीं होते, थोड़ा अलग ही सीन चल रहा है यहाँ पे। और ब्लड लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि उसकी मैट्रिक्स लिक्विड है, तभी वो लिक्विड होता होगा, सिंपल सी बात यहाँ पे आ जाती है। तो ब्लड में हमारे पास में सिर्फ मैट्रिक्स मौजूद होती है और सेल मौजूद होते हैं, ठीक है। ब्लड की मैट्रिक्स का नाम है प्लाज्मा, और ये प्लाज्मा होती है 55 से 60%। आपके पूरे खून का 55 से 60% प्लाज्मा होता है। और जो सेल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल, पता है मैम, रेड ब्लड सेल होते हैं, WBCs होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। ये सेल बनाते हैं आपके ब्लड का करीबन 40 से 45%। ओके, तो दो ही चीजें यहाँ पे मौजूद हैं, फाइबर यहाँ पे मौजूद नहीं होता है। अब ब्लड पानी है, क्यों? क्योंकि ये जो प्लाज्मा है ये 90% वाटर होता है, इसलिए आपका ब्लड पानी है। बाकी जो ब्लड की डिटेलिंग्स हैं वो बाद में हम कवर कर लेंगे, अभी हमें इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि ये जो चार्ट है इसमें ही आप ब्लड के आगे यहां लिख लोगे प्लाज्मा और सेल। प्लाज्मा कितना प्रतिशत बना रहा है, सेल कितना प्रतिशत बना रहा है, बस यही, इसी को यहां लिख लीजिएगा। इसके बाद में अगला आ जाता है बोन, हड्डी हमारी, है ना। जो हड्डी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि उसका मैट्रिक्स स्ट्रॉन्ग है, और क्या। ब्लड पानी जैसा था क्योंकि जो मैट्रिक्स था वो पानी जैसा था। यहाँ पे बोन कठोर है क्योंकि इसका मैट्रिक्स कठोर है। मैट्रिक्स बनी होती है कैल्शियम और फास्फोरस की, इसीलिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है आपके लिए। और कैल्शियम के साथ में हम बोलते हैं कि विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है। क्या कनेक्शन है? देखो, जब भी आप कोई कैल्शियम वाली चीज खा रहे हो तो उसके आपके शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। बिना विटामिन डी के कैल्शियम तुम्हारे शरीर को लगेगा ही नहीं, भले ही तुम कितना भी कैल्शियम खा लो, वो किसी फायदे का नहीं है जब तक तुम्हें विटामिन डी नहीं मिल रहा। तो विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। बाद में इसके बारे में भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। लेकिन ये किस चीज का बना हुआ है? ये बना हुआ है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस
कि इसकी मैट्रिक्स होती है, इसीलिए ये इतना ज्यादा कठोर होता है। अब यहाँ पे हड्डी के लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो है ऑस्टियो। तो कभी भी आप ऑस्टियो सुने, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, कुछ भी ऑस्टियो से रिलेटेड सुने, यानी कि हड्डी की बात करी जा रही है और कुछ नहीं हमें सीखना है। हाँ, इसके बाद में अगला आ जाता है कार्टिलेज। अब जो कार्टिलेज है ये बिल्कुल जेली जैसा होता है। कार्टिलेज को फील करना है, अपने नाक की टिप को ऐसे टच करो, सॉफ्ट सी है, आपकी नाक को शेप देने का काम किया है इस कार्टिलेज ने। उसके बाद में ये जो कान, जहां पे इयरिंग पहनते हैं वहां पे टच करो तो कान को शेप देने का काम किया है कार्टिलेज में। सिर्फ शेप देने का काम करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी हड्डियों के बीच में कार्टिलेज मौजूद होता है, जिससे कि आपकी हड्डियां जब ऐसे मूव कर रही हैं तब वो एक दूसरे को खराब ना करे फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन अगर होगा, अब हड्डियां अगर ऐसे मूव कर रही हैं, ऐसे आपस में अगर रगड़ रही हैं, तो फिर फ्रिक्शन की वजह से उनकी सरफेस खराब हो सकती है। यहाँ पे कार्टिलेज की मौजूदगी होती है, यानी कि अगर ये हाथ है, इस हाथ को अगर मैं मुक्का मारूं तो लगेगी यार, अगर एक गद्दी यहाँ पे लगा दूं फिर मुक्का मारूं तो मेरे हाथ को कम लगेगी। यानी कि इसी प्रकार से कार्टिलेज काम करता है। जो भी प्रोटेक्शन का काम है या फिर कुशन इफेक्ट प्रोवाइड करने का काम है, जिससे कि शॉक को एब्जॉर्ब किया जा सके, वो काम कार्टिलेज करता है। तो कार्टिलेज आपका अलग अलग जगह पे, जैसे ईयर में, नोज में मौजूद है, आपके रिब केज में मौजूद होता है, आपके गले में मौजूद होता है, हड्डियों के बीच में मौजूद होता है। आपको ये याद रखना है कि मेन इसका काम है कुशनिंग इफेक्ट, जिससे कि ये शॉक को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, और साथ में कार्टिलेज के लिए वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कॉन्ड्रो, जैसे ऑस्टियो हड्डी के लिए किया जाता है, कॉन्ड्रो कार्टिलेज के लिए किया जाता है। तो ये तीनों स्पेशलाइज्ड टाइप के आपके टिश्यूज हो गए। अब बात आ जाती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की। तो अगर आप यहां देखें तो यहां ऐसा लग रहा है जैसे तेल की बूंदें पड़ी हुई हैं बहुत सारी। ये आपके शरीर का फैट है। आपके शरीर में जो फैट है वो इसी प्रकार से मौजूद होता है, और ये टिश्यू है एडिपोज टिश्यू बेटा, एडिपोज टिश्यू। हर एक सेल को अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये जो काले रंग का नजर आ रहा है ये न्यूक्लियस है, और बाकी जो पूरा भरा हुआ है ये पूरा फैट भरा हुआ है अंदर। इतना सारा फैट है कि न्यूक्लियस को इसने एक साइड कर दिया है। तो ये है आपका एडिपोज टिश्यू। इसका काम हो जाता है इंसुलेशन प्रोवाइड करने का। क्या मतलब? अगर हम ऐसे एरियाज देखें जो बहुत ज्यादा ठंडे इलाके होते हैं, वहां पे चमड़ी अच्छी खासी मोटी होती है जानवरों की, जिससे कि जो अंदर की उनकी हीट है, शरीर की हीट है, वो बाहर ना जाए। अगर अंदर की हीट भी बाहर चली जाएगी तो वो तो ठंड के मारे मर जाएंगे, उनको थोड़ी गर्मी की आवश्यकता है। तो शरीर में जो गर्मी पैदा हो रही है वो अंदर की अंदर रहे, वो बाहर ना चली जाए, इसीलिए एक मोटी चमड़ी की परत होती है उनको बचाने के लिए। इसीलिए इंसुलेशन का काम ये एडिपोज टिश्यू कर रहा होता है। तो फैट स्टोरेज, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, इसको यहां पे लिखते जाते हैं। बोन कार्टिलेज ब्लड से रिलेटेड मैंने तुम्हें बताया था। बोन के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ऑस्टियो, कार्टिलेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉन्ड्रो, और ब्लड के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोज जो है फैट का स्टोरेज करता है और इसका काम है इंसुलेशन का। ठीक है, अब बात आ जाती है एरियोलर टिश्यू क्या है। इसकी फोटो दिखाती हूं मैं तुम्हें। एक सर्जरी से ये इमेज में लेकर आई हूं। तो स्किन को अगर हटाया जाए, ऊपर से अगर स्किन की एक परत हटाई जाए तो अंदर सफेद रंग का ऐसा कुछ टिश्यू हमें नजर आता है। यानी कि आपकी पूरी स्किन के नीचे ऐसा टिश्यू मौजूद है, आपके सारे ऑर्गन्स के आसपास ये टिश्यू मौजूद है। ये बेसिकली बाइंडिंग का काम कर रहा है, सारे ऑर्गन्स को उनकी निर्धारित जगह पे रखने का काम कर रहा है, पैकेजिंग का काम कर रहा है। पैक है तुम्हारा, पूरे सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो इस टिश्यू के अंदर पैक्ड है। स्किन के नीचे ही ये नजर आ जाता है। इसका नाम है एरियोलर टिश्यू। ठीक है, तो एरियोलर टिश्यू का काम हो गया बाइंडिंग का। तो यहां पे मैं लिख देती हूं, सबसे वाइडली स्प्रेड यही है ना, पूरी स्किन के नीचे है। तो एरियोलर टिश्यू का काम बाइंडिंग का। तो अगर अब तुम सारे फंक्शंस को देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन सा काम कौन कर रहा है। कनेक्शन का काम किया था लिगामेंट और टेंडन ने, बोन से बोन को या बोन से मसल को जोड़ रहे थे। इंसुलेशन का काम करा आपका एडिपोज टिश्यू ने, जो फैट का स्टोरेज कर रहा था। बाइंडिंग का काम किया एरियोलर टिश्यू ने। प्रोटेक्शन का काम किया कार्टिलेज ने, जो कुशन इफेक्ट दे रहा था। ट्रांसपोर्टेशन का काम खून ने किया। खून ही तो एक जगह से दूसरी जगह तक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग हॉर्मोन्स वगैरह को लेकर जाता है। तो ये सारे काम
हमें समझ में आ गए हैं, क्योंकि अब हम सारे कनेक्टिव टिश्यूज को जानते हैं, समझे हैं? ओके, बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टिश्यू की तरफ, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारा खत्म हो गया है, नोट्स कैसे बनाने हैं मैंने बता दिया है। ओके, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में मैंने बताया था कि हर एक चीज पे जो कवर चढ़ा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका शरीर है और अंदर ये आपका फूड पाइप है, ये आपका स्टमक है, ये आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक है। हर एक चीज के ऊपर अगर मैं बाउंड्री बनाऊं एक, ये यहाँ पे मैंने ये थोड़ी विजिबल बाउंड्री बनाते हैं, ये मैंने बाउंड्री यहां बना दी, ये भी आपका एपिथेलियम टिश्यू हो गया। या फिर अंदर इनका बाउंड्री बना दिया, इनके ऊपर कवर चढ़ा दिया, तो हर एक चीज के ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ है ये टिश्यू है आपका एपिथेलियल टिश्यू। अब डिपेंड करता है कि कवर दिखता कैसा है। देखें 3D में, देखें कैसा दिखता है कवर। खुल जा, क्या हो गया इसको? कुछ इस प्रकार का दिख सकता है कवर, ये दिख रहा है। सोचो ये कवर का बस एक टुकड़ा लेकर आई हूं मैं, ये चढ़ा हुआ है आपके शरीर में कहीं पर्टिकुलर जगह पे, कहां चढ़ा हुआ है ये मैं बताऊंगी। तो ये पतले पतले चपटे चपटे से सेल्स हैं जिनकी एक सिंगल लेयर मौजूद है, सिर्फ चपटे चपटे से सेल्स हैं। हो सकता है कि थोड़े से क्यूब शेप के सेल्स हों, कुछ इस प्रकार से। ऐसा कवर भी हो सकता है, थोड़ा मोटा सा कवर, क्योंकि क्यूब सेल्स मौजूद हैं, क्यूबॉइडल सेल्स मौजूद हैं। हो सकता है कि ऐसे लंबे लंबे सेल्स मौजूद हों जो कवर बना रहे हों, जिनकी एक परत हो। या फिर हो सकता है कि एक परत होने की बजाय बहुत सारी परतें हों अलग अलग सेल्स की, अलग अलग यानी कि एक जैसे सेल्स की बहुत सारी परतें मौजूद हो। एक परत भी हो सकती है, मल्टीपल परत भी हो सकती है, या फिर ये सारे पतले पतले सेल्स हो सकते हैं, या फिर क्यूब जैसे सेल्स हो सकते हैं, लंबे लंबे सेल्स हो सकते हैं। तो क्या वेराइटी है ये तुम लोगों ने 3D में समझा, अब मैं तुम्हें यहां लिख कर बताती हूं। देख बच्चे, ये आप ना लिख लेना, पतले पतले इस प्रकार से अगर सेल्स मौजूद हो तो उनको बोला जाता है स्क्वैमस। ये कवर क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम है। स्क्वैमा का मतलब होता है सांप की चमड़ी, जो बहुत पतली सी होती है, उसी के बेसिस पे नाम रखा गया है। क्यूब जैसे सेल्स हुए तो इसको सर्कल तो बोलोगे नहीं, क्यूब ही बोलोगे, तो क्यूबॉइडल हो गया ये, ठीक है। और अगर ऐसे सेल्स हैं लंबे लंबे से सेल्स, तो इसको बोला जाएगा कॉलमनर, कॉलम जैसे सेल्स हैं, ठीक है। अगर इनकी सिर्फ एक ही लेयर मौजूद हुई तो उसको बोला जाएगा सिंपल। बड़ा सिंपल सा है भैया, सिर्फ एक ही लेयर मौजूद है। हो सकता है सिंपल में ये हो तो सिंपल स्क्वैमस हो जाएगी एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल हो सकती है, सिंपल कॉलमनर हो सकती है, अगर एक ही लेयर है तो। यहां पे लिखूंगी मैं 1 लेयर, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारी लेयर्स हो तो, जैसे कि हम लोग ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, फॉरेस्ट में अलग अलग लेवल्स होते हैं ना, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, उसी प्रकार से लेयर्स को आप वहां क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं फॉरेस्ट का, स्ट्रैटिफिकेशन। तो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम बोलेंगे। अगर बहुत सारी परतें मौजूद होंगी तो उसको स्ट्रैटिफाइड बोलेंगे, मल्टीपल लेयर्स, ठीक है। तो अगर मल्टीपल लेयर्स ऐसे पतले पतले सेल्स की हैं तो बोला जाएगा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। अगर क्यूब जैसे सेल्स की मल्टीपल लेयर्स तो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल या फिर स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर। तो ये 6 वेराइटीज हमारे पास में संभव होती हैं। अब मेरा सवाल एक तुमसे है, मैं एक प्रकार की एपिथेलियम बना रही हूं, तुम उसका नाम देना। ठीक है, ये एपिथेलियम है, क्या नाम होगा इसका? बताइए जरा।
बढ़िया, सिंपल है ना, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल नाम हो जाएगा इसका। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों को पता चल चुका है। अब मैं इसका माइंड मैप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड लेकर आ गई हूं, उसको किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस उससे आएंगे, इस चीज को हम समझते हैं। तो ये रहा हमारा माइंड मैप एपिथेलियल टिश्यू का। इसको पढ़ना कैसे है, ध्यान से समझिएगा। एपिथेलियल टिश्यू अगर सिंपल है तो सिंपल में स्क्वैमस के एग्जांपल्स यहां लिखे हैं, सिंपल क्यूबॉइडल के यहां, सिंपल कॉलमनर के यहां। स्ट्रैटिफाइड में स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, और ये स्पेशल प्रकार हैं। इनके बारे में एक एक करके चर्चा करनी शुरू करते हैं। या एज इट इज चार्ट आपको नोट करना है। अभी आप नोट ना करें तो भी चलेगा, अभी आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, नोट्स में आपको ये मिल जाएगा। आप लिखेंगे बाद में जाकर तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो इसीलिए आप अभी सुन सकते हैं सिर्फ। सबसे पहले सिंपल स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस यानी कि पतले पतले सेल्स की सिर्फ एक ही सिंगल लेयर मौजूद है, यानी कि बहुत ही पतला कवर है यार। इतना पतला कवर हमें कहाँ जरूरी होगा? तो देखो, फेफड़े जानते हो, लंग्स है ना, तुम्हारे लंग्स के अंदर इस प्रकार से टहनियां मौजूद होती हैं, और आखिरी में जाकर कुछ इस प्रकार के बैग्स मौजूद होते हैं। अब क्या होता है, जब तुम सांस लेते हो ना बच्चे, तब ऑक्सीजन आती है इन टहनियों से होती हुई आती है और इन बैग्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। और अगर इस बैग को मैं जरा जूम करूं, एक बैग को मैंने जूम किया, इन सारे बैग्स के आसपास में इस प्रकार से ब्लड वेसल बैठी हुई रहती है, ठीक है। ये ब्लड वेसल है जिसके पास में खून है। तो जब ऑक्सीजन आई तो ऑक्सीजन यहां से आई इस बैग तक आई, यानी कि यहां तक ऑक्सीजन आ गई, और फिर वो इस दीवार को पार करेगी, फिर इस दीवार को पार करेगी, और उसके बाद तुम्हारे खून में चली जाएगी, और फिर खून उसको तुम्हारे हर एक शरीर के सेल तक ऑक्सीजन को लेकर जाएगा। यानी कि यहां पे ये जो दीवारें हैं, दीवार नंबर 1 इस बैग की दीवार, इस बैग को बोला जाता है एल्वियोलाई, और दीवार नंबर 2 इस ब्लड वेसल की दीवार, ये दीवार इतनी पतली होनी चाहिए कि ऑक्सीजन इसको पार तो कर सके, नहीं तो ऑक्सीजन पार कैसे करेगी अगर मोटी दीवार होगी तो इसीलिए यहां और यहां, यानी कि एल्वियोलाई और ब्लड वेसल में सबसे पतली दीवार होती है, चपटे चपटे सेल्स की सिंगल लेयर। एग्जाम्पल देखो यहां पे एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स, याद करते हुए चलो क्लास में, ठीक है। उसके बाद में क्यूबॉइडल में लिखा हुआ है ट्यूबुलर लाइनिंग ऑफ किडनीज। हाँ जी, ये क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में बाद में जाकर हम पढ़ेंगे मेरे बच्चे कि जो आपकी किडनीज होती हैं उसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के सेल्स होते हैं जो ऐसे दिखते हैं। वहां पे ये दिख रहा है, ये क्यूब जैसे सेल्स दिख रहे हैं, ये रहे क्यूब जैसे सेल्स, वो इस प्रकार से मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ट्यूबुलर लाइनिंग ऑफ किडनीज में ये, बेटा मैं दोबारा बोल रही हूं, ये चीजें रिवीजन से याद होती हैं। आप ये चार्ट को बनाएंगे 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, आप जब भी रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन करने का तरीका भी मुझे बताना है। चलो आज पिटारे में रोड मैप डिस्कस करते हैं जरा रिवीजन का। तो जब आप रिवाइज करेंगे तब आप एक आध बार भी चार्ट को अपनी आंखों के सामने से निकाल रहे हैं तो आपको चीजें याद आएंगी। तो जैसे तुम लोगों ने देखा यहाँ पे मैंने मल्टीपल कलर्स का इस्तेमाल कर रखा है, ब्लू का इस्तेमाल यहाँ पे, व्हाइट का इस्तेमाल यहाँ पे, तो मुझे चीजें इसी हिसाब से याद रहती हैं कलर के बेसिस पे। दिमाग बेहतरीन मशीन है। ओके, उसके बाद में कॉलमनर। कॉलमनर में आ जाता है स्टमक से लेकर एनस। स्टमक से लेकर एनस रास्ते में कौन आ रहा है? पेट आती हैं, फिर अंतड़ियां आती हैं, अंतड़ियां यानी कि इंटेस्टाइन्स, और फिर एनस आता है। तो पेट, फिर इंटेस्टाइन, फिर एनस, ये जो पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पाथवे चल रहा है, इस पूरे में कॉलमनर सेल्स हैं, साथ में गॉल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली। क्या काम है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। अब आ जाता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस से क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, इसीलिए इसके ऊपर मैं स्टार लगा रही हूं। ओके, स्किन सबसे पहला एग्जाम्पल, तुम्हारी चमड़ी एक सिंगल लेयर ऑफ सेल तो है नहीं, है बहुत मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होगी यार, है ना। सिंगल लेयर ऑफ सेल तो ऐसे फूंक मारते और ऐसे ही फट जाती है स्किन हमारी, तो मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। आपका मुंह, आपके मुंह के अंदर की तरफ, जैसे अगर तुमने 11th में बायो लिया होगा तो तुमको पता होगा कि एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जहां पे गाल के अंदर से सेल निकालकर माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, क्योंकि मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स है ना, सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ सेल तो है नहीं। फैरिंग्स, फैरिंग्स से प्रीवियस ईयर में सवाल आया था, फैरिंग्स क्या होता है?
मैंने बताया है पहले भी तुम लोगों को शायद ये जब आप सांस लेते हैं या फिर खाना खाते हैं तब वो एक कॉमन जगह पे जाता है, और ये जो कॉमन जगह है इसका नाम है फेरिंग्स, और यहाँ पे भी मौजूद यही एपिथेलियम होती है। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं सीक्वेंस में, मुंह और मुंह के बाद में फेरिंग्स। ठीक है, आपकी जबान में भी यही होती है। एपिग्लॉटिस क्या होता है, जब आप खाना खा रहे हैं तो वो गलती से विंड पाइप में ना चला जाए, ये देखने के लिए यहाँ एक ढक्कन मौजूद होता है कि जब भी आप खाना निकले तो ये ढक्कन विंड पाइप को बंद कर देता है और बोलता है कि जाओ जाओ, वो रास्ता है, फूड पाइप है, वहां जाओ, या नहीं। तो ये जो ढक्कन है जो आपके विंड पाइप को कवर करता है, इसको बोला जाता है एपिग्लॉटिस। तो आप देख रहे हो यहां से मुंह, टंग, फेरिंग्स, एपिग्लॉटिस और फिर फूड पाइप भी इसी एपिथेलियम का बना हुआ है, तो सीक्वेंस में चल रहा है पूरा। उसके बाद में वेजाइना यानी कि जो बर्थ कैनाल बना रहा है जहां से आपका जन्म हुआ है, तो ये सारा आ जाता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस के अंदर। अब इसके बाद में स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल यानी कि क्यूब जैसे सेल्स की मल्टीपल लेयर्स हैं। इसकी मैं इमेज दिखा सकती हूं तुम्हें। देखो, ये माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है, यहां तुम देख रहे हो ये सेल्स हैं, तो ये एक सेल, ये दूसरा सेल, यानी कि एक से ज्यादा लेयर्स हैं, ये एक सेल दूसरा सेल, क्यूब जैसे सेल्स हैं। और यहां पे बीच में अगर तुम देखो तो खाली जगह दिख रही है, यहां चीजें स्टोर होती हैं। तो अगर मैं मैमरी ग्लैंड्स की बात करूं जहां दूध स्टोर होता है, या फिर स्वेट ग्लैंड की बात करूं, या फिर सलाइवरी ग्लैंड की बात करूं जहां पे कुछ ना कुछ स्टोर हो रहा है, वहां पे इसी प्रकार से क्यूब जैसे सेल्स की मल्टीपल लेयर्स होती हैं। तो एग्जाम्पल में यही लिखा हुआ है, मैमरी, स्वेट एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब बात आ जाती है लंबे लंबे सेल्स के अगर मल्टीपल लेयर्स हैं तो वो मेल यूरेथ्रा के अंदर होते हैं। यूरेथ्रा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये आपकी किडनी है, किडनी से एक पाइप निकलता है जो यूरिन को लेकर जाता है आपके यूरिनरी ब्लैडर तक, एक वो जगह जहां पे यूरिन स्टोर होती है। और उसके बाद में यहां से ये जो पाइप है जो शरीर के बाहर यूरिन को लेकर निकलता है, इसको यूरेथ्रा बोला जाता है। मेल के अंदर स्पर्म भी इसी पाइप से बाहर निकलते हैं, यूरिन भी इसी पाइप से बाहर निकलती है। तो स्पेसिफिकली मेल यूरेथ्रा के अंदर इस प्रकार की एपिथेलियम होती है। कैसी? स्ट्रैटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम, ये यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, अब बात आ जाती है कुछ स्पेशल प्रकारों की। सबसे पहले तो हम देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है सिलिएटेड सिंपल कोल्यूमनर। तो हम सिंपल कोल्यूमनर जानते हैं, कॉलम जैसे सेल्स की, लंबे लंबे सेल्स की एक ही लेयर। ठीक है, सिंपल कोल्यूमनर हम जानते हैं। ये सिलिएटेड क्या होता है मैम? देखो, इसकी इमेज मैं यहीं बना देती हूँ। कॉलम जैसे सेल्स है, लंबे लंबे सेल्स, सिंपल यानी कि एक ही लेयर है। सिलिएटेड का मतलब इनके ऊपर ऐसे हेयर लाइक एक्सटेंशंस मौजूद हैं, इनको सिलिया बोला जाता है। ये मौजूद होते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। देखो किस प्रकार से होते हैं, समझाती हूँ। ये मैंने बनाई है बच्चादानी यानी कि यूट्रस, ठीक है, जहां बच्चा पनपता है 9 महीने। बच्चेदानी से इस प्रकार से दोनों तरफ 2 पाइप निकले हुए होते हैं, और यहां होती है ओवरी यानी कि अंडाशय, जहां से एग रिलीज होता है। यहीं एग मौजूद होते हैं, और हर महीने यहीं से एग जो है वो यहाँ इस ट्यूब में आता है। अब वो चाहता है कि ये ट्यूब में आगे बढ़ता जाए, जिससे कि यहीं पे फिर स्पर्म आता है, इसका फ्यूजन होता है, बच्चा बनता है, और वो यहाँ पर आकर 9 महीने पनपता है। तो अगर इसे इस ट्यूब में आगे की तरफ जाना है तो कोई तो होना चाहिए ना जो इसको धक्का दे कि जा भैया आगे जा। तो कौन होता है? ऐसे जो हम लोगों ने सेल देखे, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे हेयर लाइक एक्सटेंशंस देखे, तो ये हेयर लाइक एक्सटेंशंस एक ही डायरेक्शन में ऐसे मूव करते हैं, जिससे कि इनके ऊपर ये जो अंडा रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये जो एग है ये रखा हुआ है, अगर ये एक ही डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो ये अंडा आगे की तरफ मूव करेगा। यानी कि यहाँ पे ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं जिनके ऊपर सिलिया मौजूद होता है। अगर इसको हम जूम करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो कुछ इस प्रकार की इमेज नजर आती है। ये सारे हेयर लाइक एक्सटेंशंस यानी कि सिलिया, इनके ऊपर ये एग है जो इनको आगे की डायरेक्शन में पुश करता है। यानी कि सिलिया वाला लंबे लंबे सेल्स का पतला सा एक लेयर। ठीक है, तो कहां गया, ये रहा सिलिएटेड सिंपल कोल्यूमनर फैलोपियन ट्यूब। ओके, इसके बाद में अगला आ जाता है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि कुछ इस प्रकार का हमारे पास एपिथेलियम है,
तो अब यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि ये मल्टीपल लेयर्स हैं, लेकिन सारे सेल्स का बेस तो एक ही जगह पे है, तो ये मल्टीपल लेयर्स भी लग रही हैं, ये सिंपल भी लग रहा है, लेकिन ये दोनों ही नहीं है। ये सूडो स्ट्रैटिफाइड कहलाता है। सूडो यानी कि फॉल्स, स्ट्रैटिफाइड यानी कि मल्टीपल लेयर्स। मल्टीपल लेयर्स लग रही हैं लेकिन है नहीं, तो सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम ऐसी जिसमें ऊपर सिलिया मौजूद हो, तो वैसे एपिथेलियम को हम लोग बोलते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर। सूडो स्ट्रैटिफाइड है, सिलिया हैं ऊपर और सेल कॉलम जैसे शेप के हैं। ये मौजूद होता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यानी कि जब आप सांस लेते हो ना तब विंड पाइप तक ये मौजूद होता है। क्यों सिलिया क्यों मौजूद है? जिससे कि जब भी आप सांस ले रहे हो तो डस्ट पार्टिकल्स भी साथ में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, जिससे कि डस्ट पार्टिकल्स गलती से भी आपके लंग तक ना चले जाएं। ओके इसके बाद में आखिरी एक सबसे स्पेशल प्रकार है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये एक लौता ऐसा एपिथेलियम का प्रकार है जो स्ट्रेच हो सकता है। स्ट्रेच यानी कि इसका मेरे पास में माइक्रोस्कोप के नीचे का इमेज है, ये देखो, ये नॉर्मल एपिथेलियम है, ठीक है। अगर इसको स्ट्रेच करा तो देखो ये सेल्स जो पहले ऐसे सेल्स थे वो पतले पतले हो गए हैं, यानी कि ये स्ट्रेच हो गई है। और ये एपिथेलियम मौजूद होती है तुम्हारे यूरिनरी ब्लैडर में, यानी जहां पे यूरिन स्टोर होती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार ऐसा लग रहा है कि वॉशरूम जाना है, लेकिन कंट्रोल कर लेते हैं थोड़ा, फिर कुछ देर कंट्रोल करते हैं, 2 घंटे कंट्रोल करते हैं और फिर जाना ही पड़ता है। तो हम कंट्रोल कर पा रहे हैं क्योंकि यूरिन का बैग थोड़ा थोड़ा फूल रहा है। एक हाईएस्ट लिमिट तक जब वो स्ट्रेच हो जाता है फिर हमें भागना पड़ता है। यानी कि एक लौती एपिथेलियम जो स्ट्रेच होती है उसको ट्रांजिशनल या फिर यूरोथेलियम बोला जाता है, जो आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मौजूद होती है। तो ये मैंने सारे एग्जांपल्स तुम्हें एक्सप्लेन कर दिए हैं। 2-3 बार इस चार्ट के थ्रू होकर गुजरोगे तो चीजें हमें क्लियर होंगी। क्या ये चीज क्लियर है? इज दिस क्लियर बच्चे? सैनिक स्कूल नागालैंड, अरे क्या बात है यार, अच्छा लगा मुझे देख के। चीजें थोड़ी क्लियर हुई कि कहाँ कैसा कवर चढ़ा हुआ है, और जैसा कवर चढ़ा हुआ है उसके पीछे कारण है, ठीक है। बढ़िया, शाबाश। कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब प्रश्नावली की बारी आ चुकी है। सबसे पहला, कौन से प्रकार का टिश्यू इनर लाइनिंग बनाता है मुंह की? गलती से 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको 5वें वाले ऑप्शन को मैं हटा दे रही हूं। आपके मुंह के अंदर कौन सी लाइनिंग मौजूद होती है? थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना। मुझे पता है अभी याद नहीं हुआ, लेकिन कोशिश करना कि बिना चार्ट देखे हम लोग बता सके। मैंने क्योंकि हर एक चीज के साथ में कोई ट्रिक बताई है। मुंह के अंदर एक सिंगल लाइनिंग तो होगी नहीं। ओके, सही जवाब स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्किन, माउथ, फैरिंग्स, ईसोफेगस, टंग, वेजाइना, इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ जैसा सब में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में इनमें से ऐसा कौन सा टिश्यू है जो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन बनता है, यानी कि प्रोटेक्शन कौन सा टिश्यू प्रोवाइड करवाता है इन सब में से? सबसे आगे खड़ा रहता है कि भैया किसी को अगर परेशान करना है तो मुझसे आकर भिड़ो। कोई भी फिजिकल केमिकल डैमेज से सबसे पहले कौन सा टिश्यू बचाता है? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। कवर चढ़ा रखा है ना उसने बच्चे,
है ना। कवर चढ़ा रखा है तो सबसे पहले अगर कैसा भी डैमेज होगा तो कवर को ही होगा, उसके बाद अंदर की किताब को डैमेज होगा, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। अगला सवाल आता है, इनमें से कौन सा एक क्लासिफिकेशन नहीं है। एनिमल टिश्यूज के 4 प्रकार पड़े हैं, उन चारों प्रकारों में से कौन सा एक इसमें नहीं है, ये बताइए। ओके, सही जवाब यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एरियोलर, क्योंकि एरियोलर एक प्रकार है कनेक्टिव टिश्यू का ही, कोई अलग से वो नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे मिसिंग कौन सा है, नर्वस, ये मिसिंग है। ठीक है, अगला सवाल आता है, इनमें से कौन सा टिश्यू हमारे मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आपकी मम्मी की एज 40 से 55 के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वक्त आपकी मम्मी को स्पेशल केयर की जरूरत है क्योंकि वो एक साइलेंट बैटल लड़ रही है जिसका नाम है मेनोपॉज। कुछ चीजें बता रही हूँ जो आज से ही डेली उनके डाइट में इंक्लूड करवाना शुरू कर दीजिए। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, मेरा शायद माइक म्यूट नहीं है। फाइन, आई एम सो सॉरी। ओके, सही जवाब यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मस्कुलर टिश्यू, क्योंकि उसके पास में कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एक्टिन और मायोसिन, जो कि मूवमेंट में मदद करते हैं। इसके बाद अगला, इनमें से किसमें स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम मौजूद होगी। सही जवाब यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फैरिंग्स। फैरिंग्स में मौजूद होता है 63.52। ओके, अगला सवाल यहाँ पे आता है, इनमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है कनेक्टिव टिश्यू का। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कार्डियक, क्योंकि कार्डियक तो एक मसल का प्रकार था स्केलेटल और स्मूथ के साथ में। डन, ये भी हमें याद होता जा रहा है साथ साथ में। इसके बाद में अगला, इनमें से कौन सा एपिथेलियल टिश्यू वहां मिलता है जहां पे मैकेनिकल स्ट्रेस के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि स्किन, यानी कि सिंपल सा सवाल पूछा गया है, स्किन में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होगा। ओके, सही जवाब यहाँ पे जाएगा स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर बी विल बी और करेक्ट आंसर। इसको तो रट लो, जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस वाले हैं, बहुत सारे सवाल आए हैं इनसे। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद में आपके
एक सवाल यह है, इसको थोड़ा समझो। कौन सा मसल मौजूद होता है जिसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि पेरिस्टालसिस एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। पेरिस्टालसिस का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फूड पाइप है। फूड पाइप में जब भी आप कुछ खाना खाते हैं और निगलते हैं तो फूड पाइप में इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है जिससे कि खाना जो है वो आपके पेट तक पहुंच जाए, उसको पेरिस्टालसिस बोला जाता है। आई थिंक कि बेसिकली ये पूछा गया है इंटरनल ऑर्गन्स में किस प्रकार का मस्कुलर टिश्यू मौजूद होता है। इस पोल को जल्दी स्टॉप कर सकते हैं। सही जवाब क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्मूथ मसल। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स में स्मूथ मसल होता है। तो ये हमारा एनिमल टिश्यू वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अगला टॉपिक हमारा प्लांट टिश्यूज का होगा। एनिमल टिश्यूज में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ऑल डन, ऑल क्लियर, ऑल परफेक्ट? थोड़ा थोड़ा कुछ क्लास में याद हुआ है हमें? ऑल क्लियर, परफेक्ट, डन। रिवीजन करना पड़ेगा बेटा, बिना रिवीजन के तो कुछ नहीं हो रहा। रिवीजन सबका ही करना पड़ेगा। ओके, बढ़िया। लेट्स टॉक अबाउट पिटारा नाउ। आज हम पिटारे में बात करेंगे, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था, रिवीजन के बारे में। और एक और चीज छोटी सी है वो भी मुझे बतानी है तो वो भी बता दूंगी। रिवीजन का सही तरीका क्या है? हमारे पास में बेटा अभी गिनती के 4 महीने बचे हुए हैं, ऊपर ही अगर हम माने तो हमारे पास 4 मंथ्स हैं। अब जो मैं चीजें बता रही हूं उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मंथ 1 और 2, पहला और दूसरा महीना जो अभी चल रहा है फिलहाल, इस टाइम पे आप जब भी अगले लेक्चर में आएंगे तब 5 मिनट पहले रिवीजन करके आएंगे, ये चीज मैं बता चुकी हूं। साथ ही साथ में आप वीकली रिवीजन करने की शुरुआत करेंगे। वीकली रिवीजन यानी कि आप सैटरडे या संडे कभी भी वक्त निकालेंगे 2 घंटे का, और जितना भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है वो आप पूरा रिवाइज करेंगे। अब देखो, अगर तुम डेली 5 मिनट लेक्चर से पहले रिवाइज कर रहे होगे तो तुम्हारे लिए वीकली रिवीजन में बहुत वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में फ्रेश होंगी। तो हर एक चीज कनेक्टेड है। तो यहाँ मंथ 1 और मंथ 2 में तो हम लोगों ने वीकली रिवीजन किया। उसके बाद में मंथ 3, इस वक्त पे हम लोगों को वीकली तो करना ही है, वो 5 मिनट वाला भी करना है, वीकली भी करना है। साथ में अब हम मंथली रिवीजन की शुरुआत भी कर देंगे, यानी कि हर एक मंथ में, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने जब वीकली रिवीजन कर रहे हो तब तुमने सोचा कि सबसे पहले वीक के एंड में, जैसे तीसरा महीना शुरू हुआ है, इसके सैटरडे या संडे को तुमने सोचा कि पहले हम मंथ में जो हमने पढ़ा था वो एक साथ पूरा रिवाइज कर लेते हैं, फिर अगले वीक के खत्म होने पे दूसरे मंथ में जो पढ़ा था वो रिवाइज कर लेते हैं। तो ये एक तरीका होता है रिवीजन करने का बच्चे। ये चीज तुम्हें बहुत काम आएगी जब तुम्हारा एग्जाम आने वाला होगा। ट्रस्ट मी, इस चीज को नोट कर लो, फॉलो करना। बड़ी बहन हूं तुम्हारी, बता रही हूं, ध्यान से सुनो यार प्लीज, ठीक है। उसके बाद में मंथ 4 की बारी आती है। तब हमारे पास में क्या होता है, तब हम मॉक टेस्ट काफी ज्यादा लगाने लगे होते हैं। देखो मंथ 3 से ही तुम्हारे मॉक टेस्ट चालू हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हारा सिलेबस पूरा हुआ हो ना हुआ हो, मॉक टेस्ट देना तुम्हें चालू करना है 2 हफ्ते में एक बार, ठीक है। 2 हफ्ते में एक बार यानी कि महीने में तुमने 2-3 मॉक टेस्ट दे दिए, ओके। अब मंथ 4 में क्या हो रहा है, तुम्हारे मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यानी कि तुम स्टार्टिंग में हफ्ते में 1-2 दे रहे होगे, उसके बाद में तुम्हारी ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तुम जैसे जैसे एग्जाम पास में आता जाएगा। तो जब तुम मॉक टेस्ट दोगे तब तुम्हें ये पता चलता जाएगा कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स कौन से हैं और तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स कौन से हैं।
तो तब जाकर तुम जो रिवीजन करोगे वो वीक टॉपिक्स का रिवीजन करोगे, क्योंकि बच्चे पता है क्या गलती करते हैं कि वो पढ़ते जा रहे हैं, यहां से शुरुआत करी, पढ़ते गए, कोई रिवीजन नहीं किया, कोई रिवीजन नहीं किया, फिर अंत में वो एकदम से उठाते हैं पहले महीने का जो हमें याद ही नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने ये रिवीजन नहीं किया था। तो आप क्या करोगे, मंथ 4 में फिर रिवीजन करोगे ये वाला जो है पर्टिकुलर जो वीक टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन, क्योंकि आप क्या करते हो, एक तरफ से पूरा रिवीजन करना चालू कर देते हो जिसमें बहुत वक्त लग जाता है। आप वीक टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स तो आपको ऑलरेडी आते हैं। ये अगर आप आपके एग्जाम के 4-5 दिन पहले भी अगर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स उठाओगे तो आराम से काम हो जाएगा, क्योंकि उसके क्वेश्चंस तुमसे बन रहे हैं। बात है कि तुम्हें वीक टॉपिक्स को भी स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें इनका स्पेसिफिकली रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही सोचा समझा हुआ एक प्लानिंग है जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। आई होप कि आप इसको फॉलो करेंगे। समझ में आया किस प्रकार से रिवीजन करना है हमें? फॉलो करोगे इस चीज को अब? ठीक है, ओके। अब एक और चीज जो मैं बताना चाहती थी, ये तो वो क्लास के बीच में मुझे याद आया, जो मैं सोच कर आई थी वो ये है कि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। देखा तुम लोगों ने कितनी गर्मी हो रही है भैया। इस गर्मी के मौसम में कुछ ऐसी चीजें जो हमें डेली अपने डाइट में इंक्लूड करनी है वो मैं बता रही हूं। जैसे कभी कभार जब भी तुम फ्रूट्स खा रहे हो तो तरबूज, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होता है इस गर्मी के मौसम में। ठीक है, छाछ, खाने के बाद में जो छाछ पीते हैं ना, वो छाछ तुम अपने डाइट में इंक्लूड करना चालू कर दो। 2-3 दिन में एक बार पी रहे हो तो भी चल जाएगा, बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोबायोटिक का। उसके बाद में दही, दोपहर में, रात में नहीं। रात में अगर आपको साइनस की दिक्कत है, राइनाइटिस की दिक्कत है, तो हो सकता है कि आपको दही रात में खाने से दोबारा से वो ट्रिगर हो जाए। तो दही दोपहर में, छाछ भी दोपहर में खाना खाने के बाद। तो वाटरमेलन, छाछ, दही, और क्या था मेरे दिमाग में, हाँ, सलाद में खीरा। ये कुछ ऐसी ही चीजें हैं जो आपके शरीर को अंदर से ठंडा करती हैं। देखो, क्योंकि मौसम अभी ऐसा हो रहा है ना, अगर सिर्फ गर्मी की बात करें तो कहीं कहीं तापमान कम है, कहीं कहीं तापमान ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन उमस जो है वो जितनी गर्मी है उससे ज्यादा आपको फील करवाती है। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं, मेरे मम्मी पापा रहते हैं नीमच में, नीमच रतलाम मंदसौर के पास में पड़ता है, तो वहां पे यहाँ से ज्यादा तापमान है, मुंबई से ज्यादा तापमान है, लेकिन मुंबई में उमस ज्यादा है इसीलिए यहाँ गर्मी ज्यादा लगती है। तो उमस ज्यादा होती है ना, तो जो पसीना हमें निकल रहा है वो उड़ नहीं पाता। हमें पसीना क्यों आता है? जिससे हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहे। पसीना आएगा, पसीना उड़ेगा, एवापोरेशन होता है तो ठंडक फील होती है, लेकिन इतनी उमस में पसीना भी एवापोरेट नहीं होता तो गर्मी ज्यादा लगती है यार, तो ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये कुछ चीजें हैं जो हम खा सकते हैं जिससे हमें थोड़ा आराम मिलेगा। ओके बच्चे, हाँ डन। तो ये हमारा हो गया। चलो आज की क्लास को फिर हम यहीं पे खत्म करेंगे। सबसे पहले हम हमारा लीडर बोर्ड देखेंगे आज का। हर्षित, सोनम, वैभव, गुनगुन, यशी, जर्नी टू एनडीए, नैतिक, सिंड्रेला, नाम तुम लोग ऐसे ऐसे क्यों रखते हो, आर्यन, लक्ष्य, 8 on 8 सही है सारे बच्चों के, विद द लीस्ट एवरेज टाइम 1.23 सेकेंड्स। बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ दैट अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। सो टेक केयर एवरीवन, साइनिंग ऑफ टिल देन, बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।